नमस्कार, वेलकम टू विद्यामिंट। तो यदि आप बीपीएससी मेंस लिखने जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर आप एईडीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या बिहार एसएससी का देने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आप 2020 में देखे होंगे, 2020 में जब चुनाव हुआ था, तो 2020 में चुनाव होने के बाद आगे जितने सारे पेपर हुए, तो वो सारे पेपर्स में कुछ कहीं न कहीं क्वेश्चन जो थे इलेक्शन से पूछे गए थे। सारे में कहीं किसी के कॉन्स्टिट्यूएंसी से पूछा गया था, कभी इलेक्शन कमीशन से पूछा गया था, इलेक्शन कमीशन के इनिशिएटिव से पूछा गया था, तो फैक्ट्स थे, ठीक है? तो आप 30 मिनट्स दीजिए, 30 मिनट्स में जितने सारे बिहार के इलेक्शन 2025 में हुए हैं, वो सारे फैक्ट्स हो या फिर ट्रेंड्स हो, कंसेप्ट हो, स्टैट्स हो, वो सारे आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। और ख़ास करके जो 71st बीपीएससी मेंस लिखने जा रहे हैं या फिर 78 के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए तो मोस्ट क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि वो तो बिना पढ़े जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है बिहार इलेक्शन से, क्योंकि मोस्ट इफेक्टिव करेंट अफेयर आपका बिहार इलेक्शन होने वाला है। तो इसमें हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे, फैक्ट, ट्रेंड्स, कंसेप्ट, स्टेट्स और रिजल्ट्स तक जो भी प्रोसेस हुआ वो सारा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट असेंबली इलेक्शन जो हुआ था 1952 में हुआ था, वो 276 सीट पे लड़े गए थे। और इसमें सबसे बड़ी जो पार्टी निकल के आई थी वो कांग्रेस पार्टी थी, और सीएम कौन बनाए गए थे? श्री कृष्ण सिन्हा बनाए गए थे। अभी का क्या हाल है? अभी हमारे पास 243 सीट है और मेजोरिटी जो है 122 में चाहिए होता है, क्योंकि 50% चाहिए होता है और 50% आपका 121.5 होता है, तो 122 आपका मेजोरिटी के लिए चाहिए होता है। तो अब हम लोग तो फर्स्ट असेंबली इलेक्शन से अब हम लोग कहाँ मूव कर चुके हैं? 18th में। इस बार जो हुआ 18th में। तो 17 का कुछ देख लेते हैं पिछले बार का कि क्या क्या हुआ था। तो पिछले बार जो हुआ था टाइमलाइन आपका 23 नवंबर से 2020 से स्टार्ट हुआ था, और सरकार किसकी बनी थी? एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी, उसमें बीजेपी और जेडीयू कोलिशन गवर्नमेंट में थे। अब 2022 में ऐसा हुआ कि जेडीयू एग्जिट कर गई एनडीए को, और महागठबंधन के साथ इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया। अब उसके बाद भी 2022 के बाद 2 साल बाद 2024 में महागठबंधन को भी छोड़ के अब जो जेडीयू थी एनडीए को ज्वाइन करके फिर से लोग गवर्नमेंट बना बना लिए, ठीक है। तो ये जो पूरा 17 असेंबली था वो पूरा फ्लिप फ्लॉप का गवर्नमेंट था, 2020, 22 और 24 में स्विच ओवर करते रहे। अब इसमें कंट्रोवर्सी जो अगर अभी थे, जैसे आपका रिपीटेड पार्टी स्विचिंग था, पेपर लीक्स था, और उसके बाद कास्ट बेस्ड सर्वे था। और इसमें हाल फिलहाल में एक सर्वे आया था एडीआर का रिपोर्ट, उसमें बताया गया कि मात्र बिहार जो असेंबली है वो 146 डेज ही सिटिंग की है 2020 से 25 तक में, और ये सबसे लोवेस्ट है अभी तक में। मतलब 146 दिन, 5 साल में मात्र 146 दिन बैठक होना, ये सबसे कम है, ठीक है। अब इसका एंड कब था? एंड था आपका 22 नवंबर 2025 को। तो 22 नवंबर के पहले इलेक्शन कराना था, क्योंकि 22 नवंबर तक इसका डेट खत्म हो जाएगा 5 साल का। और 22 नवंबर के पहले इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस किया कि 14 नवंबर को हम लोग रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। किसके लिए? 18वीं विधानसभा चुनाव के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, 18वीं विधानसभा चुनाव के लिए क्या करिए, इलेक्शन कमीशन अनाउंस करती है डेट। डेट किस तारीख को अनाउंस करती है? वो 6 अक्टूबर 2025 को। ये भी डेट पूछा गया है बीपीएससी में, ठीक है। तो 6 अक्टूबर 2025 को इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस किया। डेट अनाउंस के साथ सिर्फ डेट ही अनाउंसमेंट नहीं होता है, और भी चीज़ें होती हैं। जैसे उसने क्या किया, एक तो शेड्यूल अनाउंस किया, और दूसरी बात डायरेक्शन भेजा जाता है आपका चीफ सेक्रेटरी और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का। तो चीफ सेक्रेटरी कौन है? प्रत्यय अमृत हैं। और चीफ इलेक्टोरल ऑफिस कौन है? विनोद गुंजियाल हैं, ठीक है। तो इनको डायरेक्शन भेजा जाता है कि आप आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट कर दीजिए, रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब जैसे ही शेड्यूल अनाउंस होता है, उसी दिन से आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इन्फोर्समेंट में आ जाता है। तो अनाउंसमेंट में 2 शेड्यूल बताए गए थे, मतलब 2 फेज में चुनाव होगा। फर्स्ट आपका 6 तारीख को, 6 नवंबर, और दूसरा 11 नवंबर। और आपका काउंटिंग का डेट क्या था? 14 नवंबर। तो फर्स्ट फेज में आपका 121 सीट पे, और सेकंड फेज में आपका 122 सीट पे हुआ था। तो फर्स्ट फेज वाला देख रख सकते हैं कि पटना के आसपास वाले जो ये रीजन थे वो फर्स्ट फेज में था, और मार्जिनल रीजन जो थे वो सेकेंड फेज में था। इतना तक ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, ठीक है। यदि आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, यदि स्कूल में कुछ आपका कुछ प्रोग्राम होने वाला रहता है, तो टीचर्स जैसे गाइडलाइन देते हैं ना कि बच्चे ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, तो ऐसे ही गाइडलाइन है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ऑफिस की तरफ से कोई रूल बनाया गया है, बस उस दिन के लिए
2 दिन के लिए 2 दिन प्रोग्राम होना है, तो 2 दिन के लिए उन्होंने बता दिया कि आपको इस तरह से रहना है बच्चों को। तो वैसे ही इलेक्शन कमीशन क्या करती है, जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, मतलब डेट अनाउंसमेंट से रिजल्ट डिक्लेरेशन तक, तब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ को या फिर कैंडिडेट्स हैं उनको किस तरह से बिहेव करना है, मतलब उनको रेगुलेट करने का काम कर दिया। ऐसा ना हो कि वो कुछ भी गाली वाली देना शुरू कर दे या कास्टिज्म पे वोट मांगना शुरू कर दे। तो इसके लिए एक कन्वेंशन है। अब इसमें बात करेंगे कि इसमें कोई लॉ है, लॉ नहीं है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट बेस्ड ऑन द मोरल अथॉरिटी ऑफ इसी एक्शन। अब मोरल अथॉरिटी है कि मतलब मोरली ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है ना कि इसी एक्शन भी ले सकती है। आपको प्यूनिटिव हो गया या प्रिवेंटिव जो भी एक्शन ले सकती है, आपको कुछ दिन के लिए हो सकता है कि कैंपेन करने से मना कर दे, तो एक्शन ले सकती है इसी, भले ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। ओके, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समझ गया। और इसका इन्फोर्समेंट कब होता है, अनाउंसमेंट ऑफ द शेड्यूल टिल रिजल्ट्स। तो यही है, वो 2 दिन का प्रोग्राम जो स्कूल में बताया वही होता है, सेट ऑफ गाइडलाइंस टू रेगुलेट द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। तो यही है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो बिहार में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात कर लेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से थे, एक तो एनडीए की गठबंधन थी, एनडीए, और उसके बाद एक जनसुराज और महागठबंधन, 3 प्लेयर मुख्य रूप से थे। तो एनडीए में कौन कौन थे, एक बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, और आपका हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, हम करके जीतन राम मांझी का जो पार्टी है, उसके बाद है राष्ट्रीय लोक मोर्चा। महागठबंधन में कौन कौन था, आरजेडी, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद सीपीआई, और उसके बाद वीआईपी। तो ये मुख्य मुख्य जो आपके पार्टी थे, पॉलिटिकल पार्टीज थे। उसके बाद एक जन सुराज थे, जिनको थर्ड फ्रंट कहा जा रहा था। इसके बाद एमएम भी थे जो ओवैसी की पार्टी है, और उसके बाद इंडिपेंडेंट भी कुछ लोग थे। तो ये सब था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा चीज़ आया जो पूरे चुनाव प्रक्रिया में भूचाल ला दिया। वो था आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR, मतलब वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण। तो SIR क्या था, ठीक है, क्योंकि ये इसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। तो SIR, इसका तो पहले फुल फॉर्म याद कर लीजिए कि स्पेशल इंटेंसिव और रिवीजन होता है SIR। अब इसका SIR का मतलब क्या था, SIR में ये था कि बस इतना इंश्योर करना है कि जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो छूट ना जाएं, और जो इनएलिजिबल हैं, जो योग्य नहीं हैं, वो इंक्लूड ना हो जाएं। ये तय करना था, और ये तय करने की जिम्मेदारी किसकी है, इलेक्शन कमीशन की है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन को एक बार देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी क्या होता है, एसडीसी का। एसडीसी मतलब होता है सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। तो एसडीसी से आप याद करते हैं। और उसके बाद कुछ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल्स दिए गए हैं, जब जो जैसे आपके आर्टिकल 324 हो गया। आर्टिकल 324 पावर देती है इलेक्शन कमीशन को, और वोटिंग राइट्स 326 से मिलता है। और उसके बाद एक आपका लॉ है, एक्ट है, आरपी एक्ट, उसी के थ्रू बहुत सारे जो कन्वेंशन वगैरह हैं उसमें दिए हुए हैं। तो आरपी एक्ट में बताया गया है कि 18 साल से ऊपर और जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, रेसिडेंट है, उनको तो वोटिंग का राइट है ही। ठीक है, तो इसका जो है ये कौन इंश्योर करेगा कि ये जो है ये लोग छूट ना जाए, तो इलेक्शन कमीशन इंश्योर करेगी। तो आरपी एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट के सेक्शन 21 क्या कहता है, सेक्शन 21 कहता है कि डील्स विद द प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, एंड इट ऑथोराइज इलेक्शन कमीशन टू कैरी आउट अ स्पेशल रिवीजन एनी टाइम। तो सेक्शन 21 ऑफ आरपी एक्ट ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार है कि वो इलेक्टोरल रोल्स क्या होता है, वही जिसमें आपका नाम होता है, मतलब वो जो आपके कॉपीज आते हैं ना जिसमें आपका नाम होता है, उसी को इलेक्टोरल रोल्स कहा जाता है। तो इलेक्टोरल रोल्स को कभी भी रिवाइज कर सकती है इलेक्शन कमीशन, ये आपका एक्ट अधिकार देता है इलेक्शन कमीशन को। इट अथोराइजेज इलेक्शन कमीशन टू कैरी आउट स्पेशल रिवीजन एनी टाइम। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ये तब भी तो होगा ना जब ज़रूरत होगा स्पेशल रिवीजन का। तो ये ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, इसी के ऑब्जर्वेशन पे। तो इसी ने क्या क्या ऑब्जर्व किया था बिहार के रिगार्डिंग में। तो इन्होंने किया लार्ज स्केल एडिशन एंड डिलीशन, बहुत सारे लोगों का नाम ऐड हुआ था 20 साल में, पिछले 20 साल में, और बहुत लोगों का डिलीट भी हुआ था। ठीक है, उसके बाद बिहार में अर्बेनाइजेशन देखा जा रहा है, माइग्रेशन देखा जा रहा है, और 20 साल में बहुत सारे अर्बेनाइजेशन भी हुए और माइग्रेशन भी हुए। तो अब इतने सारे उथल पुथल हुआ है, तो हमें तो वोटिंग का जो इलेक्टोरल रोल्स है उसे तो ठीक ठाक करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए ऑब्लिग्ड है इंश्योर करने के लिए कौन, ईसी। और जब ऑब्लिग्ड है तो वो तो कैरी आउट करेगा, डिसाइडेड टू कैरी आउट SIR इन इंटायर कंट्री स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार। तो 20 साल हो गए थे, तो इनको लगा कि अब हमें SIR करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा डुप्लीकेशन, क्योंकि क्या होता है ना, अर्बेनाइजेशन होता है या माइग्रेशन होता है, तो गांव में भी उनका नाम है वोटर लिस्ट में, और जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे भी वोटर लिस्ट में नाम है। तो इसी सब चीज़ को हटाने के लिए SIR कंडक्ट कराई इसी।
और बहुत सारे लोगों का डेथ भी हो गया था, उनका भी नाम इलेक्टोरल रोल्स में था, तो उसे भी हटाना, रिमूव करना था। तो लास्ट एसआईआर जो बिहार में हुआ था वो 2003 में हुआ था। ठीक है। अब जो एसआईआर हुआ था उसका टाइमिंग क्या था, तो 25 जून से लेके 26 जुलाई तक का टाइमिंग दिया गया था, एक महीना में कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है। अब प्रोसेस क्या था इसका, प्रोसेस ये था कि जो गणना करने वाले लोग आए थे वो हाउस टू हाउस वेरीफाई करते, जो इलेक्टोरल रोल्स में जिनका जिनका नाम है उनके घर जा जाके वो वेरीफाई कर रहे थे। और वेरीफाई करने के दौरान वो क्या कर रहे थे, फॉर्म दे रहे थे कि आप फिल करके हमको दे दीजिए। तो फॉर्म क्या था ना कि जो 2003 में शामिल हुए थे तो उनको जस्ट फॉर्म भर के दे देना था, वो एक फॉर्मल था। ठीक है। लेकिन जो 2003 के बाद ऐड हुए हैं ना, तो उनको फॉर्म भरने के साथ साथ अपना एक आइडेंटिटी कार्ड भी देना पड़ रहा था कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है, वो भी प्रूफ दीजिए कि कब का आपका जन्म है और कहाँ के रहने वाले हैं, जो 2003 के बाद ऐड हुए थे। 2003 के पहले जो ऐड हो गए थे एसआईआर में, उनका बस एक फॉर्म फिल करके दे देना था, उनका नाम ऐड हो जा रहा था। और जो नहीं ऐड हुआ था 2003 में, उनको एक आइडेंटिटी कार्ड भी दिया। आइडेंटिटी कार्ड में आपका पासपोर्ट था, राशन कार्ड था, बहुत सारे आइडेंटिटी कार्ड थे, बट आधार कार्ड नहीं था। ठीक है। अब आधार कार्ड क्यों नहीं था, आधार कार्ड में लिखा रहता है डिक्लेरेशन की एड्रेस प्रूफ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का आपका प्रूफ नहीं है, तो इसीलिए ये आपका इलेक्शन कमीशन का कहना था। तो इसमें क्या था कि एसआईआर जब हुआ तो बहुत सारे प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। अब इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुए, प्रोज कॉन्स देखा गया। तो सबसे पहला जो आपका कंट्रोवर्सी का कारण था वो टाइम लिमिट था। ऐसा कहा गया कि एक महीने का ही टाइम दिया गया था, 25 जून से 26 जुलाई तक। और कितने सारे वोटर्स थे, 8 करोड़ वोटर्स थे। अब उनको फॉर्म देना और उनसे फॉर्म लेना, तो एक महीने में कंडक्ट कराना बहुत मुश्किल लग रहा था। और उसके साथ साथ 3 करोड़ ऐसे वोटर्स थे जिनकी आइडेंटिटी भी चाहिए होती थी, मतलब आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होता है, क्योंकि उनको 2003 के बाद ऐड हुए हैं। ठीक है। और इसमें सबसे ज़रूरी तो ये था कि माइग्रेंट्स लेबर वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं बाहर रह के पढ़ाई करते हैं वो अवेलेबल ना हो एक महीने के दौरान, तो उनका तो नाम डर था ना कि उनका नाम हटा दिया जाएगा। तो ये आपका टाइम लिमिट का एक इशू आया था। उसके बाद था आपका इशूज़ था एक्सक्लूजन ऑफ आधार। आधार कार्ड को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप हर जगह पे आधार कार्ड आधार कार्ड आधार कार्ड कहते रहते हैं, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड क्यों नहीं ले रहे हैं। तो यही लोगों का कहना था कि आधार कार्ड को क्यों एक्सक्लूड किया गया। तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि नॉट प्रूफ ऑफ डीओबी और सिटीजनशिप। ठीक है। अब उसके बाद था एक्सक्लूजन ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स, तो मूव्ड अवे फॉर, तो ऑर्डिनरी जो आपका रेसिडेंट है उनको, जो बहुत दिनों से यहाँ से बिहार से मूव करके दूसरे जगह चले गए, तो उनके लिए तो बहुत सारा खतरा था कि उनका नाम हटा दिया जाएगा। तो इसी के लिए आपका बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हो रहा था। और ओपोजिशन का एलिगेशन ये था कि ये एक तरह से आपको इनडायरेक्ट रूप से इलेक्टोरल फ्रॉड किया जा रहा है। उन लोगों को, मतलब जो किसी पार्टी विशेष को समर्थन देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनका नाम इनडायरेक्टली हटाया जा रहा है। तो ये आपका ओपोजिशन का कहना था। लेकिन ये मामला क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, टेम्प्रोरी रिलीफ के लिए क्या कह दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप आधार कार्ड एक्सेप्ट करिए। लेकिन ये आधार कार्ड एक्सेप्ट करना क्या था, टेम्प्रोरी रिलीफ था बिहार के लिए। ठीक है। इसी इसी क्रम में टोटल जो फाइनल लिस्ट बना उसमें 65 लाख का नाम डिलीट किया गया था, फिर बाद में कुछ ऐड भी किया गया। तो आपका जो पहले था 7.89 करोड़ पहले के वोटर थे जून में, वो आके जुलाई अगस्त तक 7.42 करोड़ इलेक्टर्स ही बचे। मतलब टोटल वोटर्स जो थे बिहार में, अभी जो वोटर्स हैं वो 7.42 करोड़ हैं। अब यहाँ पे देखिए एसआईआर का 24 जून 30 सितंबर तक फाइनल किया गया था। इसमें क्या था, फर्स्ट में जो आपका स्टार्ट जब हुआ था तो मतलब टोटल 7.89 करोड़ इलेक्टर्स थे। उसके बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख का नाम डिलीट किया गया, और फिर बाद में 31 लाख का उनके आइडेंटिटी प्रूफ होने के बाद ऐड भी कर दिया गया। तो टोटल आपका 7.42 करोड़ वोटर हैं, ये नंबर याद रखिएगा। ठीक है। तो नेट जो आपका डिलीट हुआ था, रिमूव हुआ था, वो 47 लाख ही डिलीट हुआ था, और 42 हैं। तो 7.42 करोड़ जो है बिहार में वोटर्स हैं अभी। अभी अभी 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का, जो बहुत सारे तमिलनाडु से हो गए, वेस्ट बंगाल से हो गए, तो ये सब लोग इस एसआईआर के मामला को, क्योंकि इंटायर कंट्री में कराने के लिए कहा जा रहा है ना, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट का 11 तारीख को ये जो आया जुरिस्डिक्शन आया, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया एसआईआर को, और उन्होंने कुछ कमेंट्स किया। आप कमेंट्स देखिए क्या है सुप्रीम कोर्ट का। यू पीपुल वांट टू प्रोजेक्ट as if revision of electoral rolls is happening for the first time in the country. We also know the ground reality. A constitutional functionary is undertaking an exercise. There can be some procedural deficiency. Those can be pointed out and rectified. तो ये कह रहा है कि आप लोग जो हैं ये इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम
SIR हो रहा है, 2003 में भी हुआ था, उसके पहले भी हुआ था। तो SIR तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कराती रहती है, ये फर्स्ट टाइम थोड़ी हो रहा है। तो आप इसे प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कि इसमें कुछ प्रोसेस में दिक्कत हो, उसमें उसे हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन पूरे प्रोसेस को ये बता देना कि ये गलत है तो ये सही नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है, मतलब ये कहना था कि इन्होंने ग्रीन सिग्नल SIR को दे दिया है। अब हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में एक क्विक ग्लांस ले लेते हैं। तो आपका सीट शेयरिंग जो था वो बीजेपी और जो एनडीए का था, बीजेपी 101 सीट पे लड़ी थी, जेडीयू 101 सीट पे, और लोजपा आपका वो 29 सीट पे। वही महागठबंधन में क्या था, 143 सीट पे आरजेडी, और 60 या 61 सीट पे आईएनसी, और वीआईपी 11 सीट पे। जो मुकेश सहनी थे आपके डिप्टी सीएम बनने के लिए बोल रहे थे, वो 11 सीट पे लड़े थे, और राजद 143 सीट पे। ठीक है, अब मैनिफेस्टो में बात करेंगे, क्योंकि मैनिफेस्टो तो आपका बताता है कि मुद्दा क्या था इस बार चुनाव का, तो मैनिफेस्टो से आपको समझ में आएगा। तो एनडीए का मैनिफेस्टो क्या था, 1 करोड़ गवर्नमेंट जॉब इन बिहार, मेगा स्किल सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, और आपका 2 लाख फाइनेंशियल एड टू वीमेन, 1 करोड़ लखपति दीदी। तो ये सब लीगल गारंटी फॉर एमएसपी। अब एमएसपी को भी रिवाइज करने वाले हैं, बिहार में एमएसपी नहीं है ना, तो उसके लिए एक लीगल गारंटी लेकर आने वाले हैं। वहीं पे महागठबंधन के घोषणा पत्र में क्या था, 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा, हर परिवार के एक सदस्य में गवर्नमेंट जॉब, और गरीब परिवार के लिए 500 रुपये में सिलेंडर, सभी जीविका सीएम दीदियों को अस्थायी किया जाएगा, गवर्नमेंट जॉब की तरह ही बना दिया जाएगा, सभी संविदा कर्मियों को अस्थायी किया जाएगा, इनको भी परमानेंट कर दिया जाएगा, पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। तो ये महागठबंधन के मैनिफेस्टो थे। ठीक है, अब वही हम बात करें जन सुराज का, तो जन सुराज भी थर्ड फ्रंट के तरह उस समय प्रोजेक्ट किया जा रहा था, भले इनका रिजल्ट जो भी हो। तो इनका एक है था कि युवा के पलायन को बंद करेंगे, हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएंगे, बुजुर्गों को 2000 पेंशन देंगे, महिलाओं को सस्ता ऋण देंगे, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, और किसानों की खेती के लिए बेहतर कमाई। और क्या था, रिमूवल ऑफ लिक्वर बैन। तो ये भी प्रशांत किशोर का आपका मैनिफेस्टो में था। तो जो मास्टर स्ट्रोक था, इन सब तो मैनिफेस्टो में ये सब था, लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक था नीतीश कुमार का, वो था ट्रांसफ़र ऑफ 10,000। ये देखिए कि 6 तारीख को आपका इलेक्शन का शेड्यूल डिक्लेयर होने वाला था, मतलब अनाउंसमेंट होने वाला था, और 10,000 ट्रांसफ़र आपका 3 अक्टूबर को किया गया। ठीक है, अब इन्होंने कितना ट्रांसफ़र किया, 10,000 10,000। वो सारी वीमेन जो जीविका की पार्ट थी, मतलब 1.5 करोड़ वीमेन को 10,000 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या कि किस योजना के अंतर्गत किया गया, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत। तो ये जो ट्रांसफ़र 10,000 रुपया किया गया था, ये मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है नीतीश कुमार का। और ये कब हुआ था, 3 अक्टूबर को हुआ था, और बहुत ही कम समय में सारे वीमेन, मतलब आप ये कह सकते हैं कि और जो स्कीम का बेनिफिट होता है, इतने आपका मीटियोरिक स्पीड से तो नहीं जाता है जितना मीटियोरिक स्पीड से महिला रोजगार योजना का जो 10,000 रुपया था वो भेजा गया। और कितने लोगों को, 1.5 करोड़ वीमेंस को भेज दिया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है महिला रोजगार योजना का, एम्पावरिंग वीमेन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो चॉइस है अपना, वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट में लग सकती हैं, और यदि उनका बाद में मॉनिटरिंग किया गया तो 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा। ये स्कीम है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, वीमेन ऑफ बिहार, बिहार की रेसिडेंट होनी चाहिए, और मेंबरशिप जीविका का होना चाहिए। और टोटल बेनिफिट कितने लोगों को दिया गया, 1.5 करोड़ वीमेन को दिया गया, 10,000 रुपया। ठीक है, और ये बताया जा रहा है कि सीएम साहब का मास्टर स्ट्रोक था। ठीक है, तो अब जो मेन प्रॉमिस था मैनिफेस्टो, हम लोग ऊपर देखें तो मैनिफेस्टो में पहले कुछ मैनिफेस्टो में आता था, अब मैनिफेस्टो में थोड़ा चेंज हुआ है। अब क्या चेंज देखेंगे, पहले कास्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी, अब जो भी मैनिफेस्टो में ना डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट पे बहुत फोकस किया गया। इन्वेस्टमेंट हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, वीमेन हो गया। ये शिफ्ट पता है, ये शिफ्ट हम प्रशांत किशोर भले ही चुनाव में जैसा भी परफॉर्मेंस किया हो, लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक बिहार के जो लोग हैं उनको आईना दिखाया कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है। इन्होंने बोला कि हम जो है माइग्रेशन रोकेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, और जो करप्शन है उसे हटाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं लाइमलाइट में आई, और जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी वो भी इन सब चीज़ों पे फोकस करके अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। तो इनका रोल था कहीं ना कहीं। अब क्या था न्यू, क्या था इलेक्शन प्रोसेस में नया क्या था, अब बिहार फर्स्ट स्टेट बन गया जहाँ पे एक बूथ पे 1,200 वोटर ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा बूथ दिए ऐड किया गया था, 12,000 एक्स्ट्रा बूथ भेजा गया था बिहार में। तो बिहार फर्स्ट स्टेट है जहाँ पे 1,200 वोटर ही एक बूथ पे रहेंगे, इससे कम ही रहेंगे। उसके बाद ECIN
NET का प्रयोग किया गया, इसी नेट। इसमें था रियल टाइम वोटर टर्नआउट को हर 2 घंटे पे सबको अपना अपना अपडेट देना था। उसके बाद EVM बैलेट विद द कलर फोटोग्राफी, तो जो EVM के ऊपर बैलेट होता है उसके ऊपर कलर फोटोग्राफ्स लगाया गया था। ये सब फर्स्ट टाइम में था आपका इलेक्शन प्रोसेस में। अब हम लोग इलेक्शन पे बात करेंगे तो 2 फेज में था आपका, एक 6 नवंबर को था और दूसरा आपका 11 नवंबर को था। 6 नवंबर का वोटर का टर्नआउट क्या था, 65% था, और आपका 11 नवंबर का 68.7% था। और टोटल कितना था और टर्नआउट, तो ये टर्नआउट आपको याद करना ही 66.9 था आपका टोटल टर्नआउट, ठीक है। और हाईएस्ट सिंस 1951, तो 1951 से सबसे ज़्यादा अभी तक वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा आपका हाईएस्ट कहाँ पे है, तो प्राणपुर कटिहार में आपका 80%, 81% रिकॉर्ड किया गया। वहीं लोवेस्ट कहाँ पे हुआ, तो कुम्हरार पटना में आपका 40% के लगभग में रिकॉर्ड किया गया। तो प्राणपुर कटिहार कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा वोटिंग टर्नआउट देखा गया, ठीक है। अब इसमें एक मेल फीमेल का भी देख लीजिए। मेल में 62.8% था और फीमेल में 71.6% था। ये आपका वोटिंग टर्नआउट था। अब जो है ये हाईएस्ट वोटिंग टर्नआउट का कारण क्या बताया जा रहा है, तो बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, एडिटोरियल्स थे, उन सारी चीज सारा जो वहाँ से डेटा लेकर मैंने कलेक्ट किया है, और बहुत सारे मैंने एडिटोरियल्स भी पढ़े हैं। तो वहाँ से जो हमें मिला वो सब एक्सपर्ट हैं। तो हम लोग को मीडिया का चीज़ें कोट नहीं करना है, हमें एक्सपर्ट का ही कोट करना है। ऐसा नहीं कि टीवी में क्या बोल रहा है और वो सब। तो जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो लोग का क्या कहना है कि वोटिंग टर्नआउट का कारण क्या था। तो पहला एक चीज़ बताया गया कि एसआईआर में ये हुआ कि जो इनएक्टिव आपके वोटर्स थे उनका नाम हटाया गया। तो जो टोटल काउंट किया गया, तो जो नीचे से थे आपका 100% में लिया जा रहा था, यहाँ पे नंबर कम हो गया, तो डिनोमिनेटर में कम हुआ। इसकी वजह से वोटर टर्नआउट हम एक कुछ कंट्रीब्यूशन किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एसआईआर ही कारण था। दूसरा कारण था आपका न्यू इंट्रेंट्स। तो ये देखा जाता है कि थर्ड फ्रंट भी किसी भी स्टेट में आती है ना, तो थर्ड फ्रंट आने के बाद जो वोटर मोबिलाइजेशन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये लोग उन लोगों को भी टच करते जो अभी तक आउट ऑफ लाइमलाइट था, आउट ऑफ स्ट्रीमलाइन थे। तो ये मोबिलाइजेशन में एक काम करते हैं। तो आपका न्यू इंट्रेंट्स था जन स्वराज का, तो ये भी एक कारण बना कि जो वोटिंग परसेंटेज है बढ़ाने में। उसके बाद आपका था वीमेन वोटर सर्च। तो वीमेन वोटर सर्च का कारण ये था ना कि जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज थी वो वीमेन पे ज़्यादा जोर दे रही थी, टारगेट कर रही थी वीमेन को। जैसे आप जेडीयू को ही देख लीजिए, 10-10 हज़ार रुपया भेजना, या राजद को भी देख लीजिए, वो जीविका के सारे लोगों को परमानेंट कर देना, या फिर वो जनसुराज में भी था। तो वीमेन को टारगेट किया गया हर पार्टी की तरफ से, और वीमेन का इसी कारण था कि इनका जो वोटिंग था वो सर्च कर गया, बढ़ गया। उसके बाद फेस्टिवल के साथ ओवरलैप किया। बहुत लोग छठ पूजा में घर आए थे, अब वो ये सोचे कि अब इलेक्शन में हम भी शामिल होंगे और इस इलेक्शन के बाद ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सिटीजनशिप वोटर कार्ड। अब क्या है ना कि डॉक्यूमेंट के लिए बहुत लोग पहले उतना आप कॉन्शियस नहीं रहते थे कि डॉक्यूमेंट वोटर आईडी है नहीं है, वोटिंग दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। अभी क्या है, हाल फिलहाल में लोगों के पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से जान जा रहे हैं कि आपके पास वोटर कार्ड या सिटीजनशिप नहीं है तो आप यहाँ से बांग्लादेश भेज दिए जाएंगे, यहाँ से पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे। ऐसे डर, मतलब माहौल, डर का माहौल रहता है। तो लोग क्या हो गया, अवेयरनेस बढ़ रहा है कि हमारे पास वोटर कार्ड होना चाहिए, और वोटर कार्ड होना भी चाहिए तो हम कभी कहीं ना कहीं वोट दिए रहेंगे तो हमारा जो है परमानेंट रहेगा। तो ये एक अवेयरनेस था लोगों का कि सिटीजनशिप हमारा चला जाएगा या वोटर कार्ड चला जाएगा। तो इसीलिए लोगों ने इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जो लोग घर पे आए हुए थे उसके लिए। और एसआईआर वगैरह चल ही रहा था, तो लोग तो ऑलरेडी अवेयर थे कि हमें एसआईआर में हमारा वोटर लिस्ट में नाम आ जाए कैसे भी। तो ये सारे जो आपके काउजेज थे ये सब कंट्रीब्यूट किया आपके वोटर सर्जिंग में। तो इस तरह से बताया जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप कहीं पे यदि आप इंटरव्यू में हैं तो इस बार वोटिंग का परसेंटेज हाई होने का कारण क्या क्या हो सकता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। और जो फैक्ट्स हैं वो तो आपके एडीओ के एग्ज़ाम हो या फिर मेंस में हो, वो सब भी पूछे। मेंस में भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि आपका इस बार लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में वोटिंग सर्जिंग का क्या क्या कारण था, ठीक है। उसके बाद है, अब हम लोग बात कर लेंगे रिजल्ट्स पे। तो रिजल्ट्स में आपका बीजेपी को 89 सीट मिला है, जेडीयू को 85, राजद को 25, और लोजपा को 19, और कांग्रेस को 6, और एमएम को, जो वैसी की पार्टी है, उनको 5 मिला है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बात कर लेते हैं, कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ से लड़े हैं। तो पहला तो नीतीश कुमार के बारे में बात करते हैं। नीतीश कुमार का कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, तो ये आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा कि ही इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, ठीक है। और 1995 के बाद उन्होंने 1995 में चुनाव लड़ा था हरनौत से, नालंदा हरनौत से, और वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद कभी वो चुनाव लड़े नहीं, हमेशा एमएलसी ही रहे हैं, ठीक है।
वही तेजस्वी यादव का कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा है, तो ये राघोपुर वैशाली है। उसके बाद सम्राट चौधरी का तारापुर मुंगेर, और विजय सिन्हा का लखीसराय। तो ये कुछ लोग मुख्य लोग थे जिनका कॉन्स्टिट्यूंसी जानना हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। तो ये हम लोग सारा जितना कुछ था इलेक्शन से रिलेटेड, कितने कंसेप्ट, डेटा और सब कुछ बात कर लिए, फैक्ट्स हम लोग सारा देख लिए, कंसेप्ट देख लिए, ट्रेंड्स देख लिए। अब कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है इलेक्शन से रिलेटेड? कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट फील करिए, ये आपके लिए वीडियो एक बार में आपको अच्छे अच्छे से समझ में नहीं है तो 2 बार देखिए, जो SIR वगैरह है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इतना कर लीजिए, और भी जो मेंस और इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ वीडियोज रहेंगे वो मैं लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।